भावनाएं, खुशी, गम, गुस्सा, डर, ये रोज हमारी जिंदगी में होती हैं ना। पर कभी सोचा है कि ये हैं क्या असल में? क्यों महसूस होती हैं? हम बस इन्हें मान लेते हैं। आज हम इन्हीं भावनाओं की दिलचस्प दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे और इसके लिए मदद लेंगे डायलन इवांस की किताब इमोशन, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन से मिले कुछ आइडियाज की। हाँ, तो कोशिश ये रहेगी कि कुछ बुनियादी सवालों पर बात करें, जैसे क्या सारी दुनिया में लोग एक ही तरह महसूस करते हैं, या हमारी संस्कृति, हमारा समाज भावनाओं को अलग रंग देता है, और भी ये हमारे अंदर आई ही क्यों, मतलब इनका मकसद क्या है, और सबसे जरूरी ये हमारे सोचने के तरीके, हमारे फैसलों पर कैसे असर डालती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि क्या हम सब, मतलब चाहे हम भारत में हो, जापान में हो या अमेरिका में, क्या हम सब एक जैसी भावनाएं महसूस करते हैं? मैंने सुना है जापान में एक शब्द है अमाए। अमाए। हाँ, अमाए, जिसका मतलब कुछ ऐसा है कि किसी पर पूरी तरह निर्भर होने का, उसकी स्वीकृति पाने का एक सुकून भरा एहसास। अब इसका कोई सीधा हिंदी या अंग्रेजी शब्द तो है नहीं, तो क्या यह माना जाए कि ये एहसास सिर्फ जापानी ही महसूस कर सकते हैं, या उनकी संस्कृति में ही है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है और भावनाओं की पूरी बहस का एक जरूरी हिस्सा है। देखिए, इस पर काफी रिसर्च हुई है और पॉल एकमैन का काम यहाँ काफी मशहूर है। अच्छा, एकमैन। जी, उन्होंने न्यू गिनी की एक जनजाति, फोर जनजाति पर स्टडी की थी। ये लोग बाकी दुनिया से लगभग कटे हुए थे, तो उम्मीद थी कि इनकी भावनाएं शायद बिल्कुल अलग हों। हाँ, क्योंकि बाहरी असर नहीं था। बिल्कुल, लेकिन एकमैन ने पाया कि कुछ बुनियादी भावनाएं जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, डर, हैरानी और घृणा, इनके चेहरे के भाव दुनिया भर में पहचाने जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या न्यू गिनी। अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब ये भावनाएं कहीं ना कहीं हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं, जन्मजात। हाँ, ये इसी तरफ इशारा करता है कि कम से कम कुछ भावनाएं तो शायद यूनिवर्सल हैं, हमारे बायोलॉजिकल मेकअप का हिस्सा है। लेकिन फिर वो अमाया वाला सवाल, और ये भी तो हम देखते हैं कि अलग-अलग कल्चर में लोग अपनी भावनाओं को दिखाते अलग तरह से हैं। कहीं लोग खुलकर रोते हंसते हैं, कहीं बहुत संयम रखते हैं। बिल्कुल सही। यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्ले रूल्स का, मतलब प्रदर्शन के नियम। डिस्प्ले रूल्स? हाँ, हर समाज, हर संस्कृति अपने सदस्यों को सिखाती है कि कौन सी भावना कब, कहाँ और कितनी दिखानी चाहिए। वो एकमैन वाली स्टडी का ही एक और हिस्सा था। अच्छा। उन्होंने अमेरिकियों और जापानियों को कुछ परेशान करने वाली थोड़ी घिनौनी फिल्में दिखाईं। जब वो अकेले कमरे में फिल्म देख रहे थे, दोनों ग्रुप्स के लोगों ने चेहरे पर घृणा के एक जैसे भाव दिखाए। ओके। लेकिन जब कमरे में एक अथॉरिटी फिगर, मतलब कोई अधिकारी मौजूद था, तब जापानी प्रतिभागियों ने अपनी घृणा को जाहिर नहीं होने दिया। वो मुस्कुरा रहे थे, जबकि अमेरिकी तब भी वैसे ही घृणा के भाव दिखा रहे थे। ओह, मतलब अंदर महसूस शायद वही कर रहे थे, पर बाहर दिखाने का तरीका बदल गया संस्कृति के हिसाब से। एग्जैक्टली। तो बुनियादी भावना भले ही यूनिवर्सल हो, उसका इजहार सांस्कृतिक नियमों से बंधा होता है। और जब हम रोमांटिक प्रेम जैसी और जटिल भावनाओं पर आते हैं, तब तो ये बहस और भी बढ़ जाती है कि ये कितनी यूनिवर्सल है और कितनी कल्चर की देन। ये दिलचस्प है। तो कुछ भावनाएं कोर हैं, यूनिवर्सल, पर उनका बाहरी रूप कल्चर तय करता है। ठीक है, पर अगला सवाल जो मुझे बहुत परेशान करता है, ये भावनाएं हमारे अंदर विकसित ही क्यों हुई? क्या हम स्टार ट्रेक के मिस्टर स्पॉक जैसे नहीं होते, एकदम लॉजिकल? क्या वो बेहतर नहीं होता बिना भावनाओं के? हाँ, ये बहुत आम ख्याल है। स्पॉक का लॉजिक आकर्षक लगता है, लेकिन अगर हम विकास, एवोल्यूशन के नजरिए से देखें, तो भावनाएं बिल्कुल भी फिजूल नहीं थी, बल्कि वो जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी थीं। जरूरी कैसे? मुझे तो लगता है डर या गुस्सा कई बार मुसीबत में डाल देता है। हाँ, आज के माहौल में शायद कभी-कभी ऐसा लगे, पर सोचिए हमारे पूर्वजों के बारे में। हजारों साल पहले जंगल में, वहां डर का मतलब था खतरा है, भागो या छिप जाओ। गुस्सा, उसका मतलब था लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अपने बचाव के लिए। अच्छा, मतलब ये एक्शन सिग्नल थे। बिल्कुल, तुरंत एक्शन लेने के लिए। घृणा ने उन्हें सड़ी गली जहरीली चीजें खाने से बचाया। ये सब सर्वाइवल के टूल थे। खुशी ने उन्हें उन चीजों की तरफ खींचा जो उनके लिए अच्छी थीं, खाना, साथी, सुरक्षित जगह। और दुख ने उन्हें नुकसान से उभरने या उसे याद रखकर दोबारा उस स्थिति से बचने में मदद की। ये सब मोटिवेटर थे। ठीक है, ये समझ आता है। डर, गुस्सा, खुशी, दुख, ये तो हो गई बेसिक सर्वाइवल वाली भावनाएं। लेकिन फिर अपराध बोध,
गिल्ट, शर्म, गर्व या प्यार जैसी जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स भावनाएं हैं, उनका क्या? क्या इनका भी कोई एवोल्यूशनरी फायदा था? स्पॉक को तो इनकी कोई जरूरत नहीं लगती। हाँ, इनका भी बहुत गहरा फायदा था, खासकर सामाजिक जीवन के लिए। इन्हें अक्सर उच्च संज्ञानात्मक भावनाएं या हायर कॉग्निटिव इमोशंस कहते हैं। उच्च संज्ञानात्मक भावनाएं? जी, ये सिर्फ अंदरूनी एहसास नहीं है, ये हमारे सामाजिक रिश्तों को चलाने में मदद करती हैं। सोचिए, अपराध बोध क्यों विकसित हुआ होगा? शायद इसलिए कि हम समूह के नियम न तोड़ें। अगर हम कुछ गलत करते हैं और अपराध बोध महसूस करते हैं, तो अगली बार हम वैसा करने से बचेंगे या माफी मांगकर रिश्ते सुधारेंगे। ताकि ग्रुप बना रहे। बिल्कुल। और प्यार हमें लंबे समय तक रिश्तों में बंधे रहने, बच्चों की सालों तक देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें भरोसेमंद बनाता है और दूसरों पर भरोसा करने में मदद करता है। ये सब चीजें बड़े सामाजिक समूहों में एक साथ रहने और सहयोग करने के लिए जरूरी हैं। इन्हें कमिटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले मैकेनिज्म भी कहते हैं। कमिटमेंट प्रॉब्लम मतलब वादे निभाने में मदद? हाँ, एक तरह से ये भावनाएं विश्वसनीय संकेत भेजती हैं कि हम किसी रिश्ते या समूह के प्रति समर्पित हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि जो बुनियादी भावनाएं हैं वो दिमाग के पुराने, ज्यादा आदिम हिस्से लिम्बिक सिस्टम से ज्यादा जुड़ी मानी जाती हैं। लिम्बिक सिस्टम? हाँ, सुना है। जबकि ये जो जटिल सामाजिक भावनाएं हैं वो दिमाग के ज्यादा नए विकसित हिस्से नियोकॉर्टेक्स से ज्यादा जुड़ी हैं। वही हिस्सा जो सोचने, समझने, प्लानिंग करने का काम करता है। अच्छा, तो मतलब भावनाओं और सोच विचार वाले दिमाग के हिस्सों में कनेक्शन है? ये अलग-अलग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जुड़े हुए हैं और लगातार इंटरैक्ट करते हैं। ये बात मुझे अगले पॉइंट पर लाती है। आमतौर पर यही माना जाता है ना कि भावनाएं तर्कसंगत सोच, रैशनल थिंकिंग में रुकावट डालती है। अच्छा। अक्सर कहते हैं, अरे इमोशनल मत हो, दिमाग से सोचो। क्या ये सच है कि भावनाएं हमेशा हमारे सही सोचने के रास्ते में आती हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बल्कि सच तो ये है कि भावनाएं हमारी सोच और फैसले लेने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। वो रुकावट नहीं डालती, बल्कि कई तरह से मदद करती हैं। मदद करती हैं? कैसे? कई तरीकों से। पहला, वो हमारा ध्यान केंद्रित करती हैं। उन्हें एक तरह की मानसिक स्पॉटलाइट समझ लीजिए। मानसिक स्पॉटलाइट? हाँ, जब कोई चीज भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी, हमारा ध्यान अपने आप उस पर चला जाता है। ये जरूरी जानकारी को प्राथमिकता देने में मदद करता है। दूसरा? भावनाएं हमारी याददाश्त को मजबूत करती हैं। अच्छा, मतलब इमोशनल बातें ज्यादा याद रहती हैं? बिल्कुल। आपको अपनी जिंदगी की वो घटनाएं ज्यादा साफ तौर पर याद होंगी जिनसे कोई मजबूत भावना जुड़ी थी, है ना? चाहे वो बहुत खुशी का पल हो या दुख का। भावनाएं उन यादों को दिमाग में ज्यादा गहराई से अंकित करने में मदद करती हैं। हाँ, ये तो है। पहला दिन कॉलेज का या कोई जरूरी एग्जाम का रिजल्ट याद रहता है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, भावनाएं हमारे फैसले लेने को गाइड करती हैं। मूड का असर तो हम सब जानते हैं। अच्छे मूड में हम ज्यादा आशावादी फैसले लेते हैं, बुरे मूड में ज्यादा निराशावादी। हाँ, ये तो होता है। लेकिन इससे भी गहरा असर होता है। एक न्यूरोसाइंटिस्ट है, एंटोनियो डिमेजियो। उन्होंने उन मरीजों पर स्टडी की जिनके दिमाग के वो हिस्से डैमेज हो गए थे जो भावनाओं को प्रोसेस करते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? उनकी लॉजिक और इंटेलिजेंस बिल्कुल ठीक थी। वो आईक्यू टेस्ट में अच्छा स्कोर करते थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी में सही फैसले नहीं ले पा रहे थे। छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसले भी नहीं, जैसे कि कौन सी शर्ट पहननी है या किस रेस्टोरेंट में खाना है। क्यों? अगर लॉजिक ठीक था तो? क्योंकि वो भावनाओं को महसूस नहीं कर पा रहे थे। डिमेसियो का तर्क है कि हमारे फैसले सिर्फ ठंडे लॉजिक पर आधारित नहीं होते। हम हर विकल्प के साथ जुड़ी संभावित भावनाओं, गट फीलिंग्स को भी तौलते हैं। अगर ये महसूस करने की क्षमता चली जाए तो फैसले लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि हर विकल्प एक जैसा लगने लगता है। अरे बाप रे! तो इसका मतलब ये हुआ कि सही फैसले लेने के लिए लॉजिक और इमोशन दोनों चाहिए। ये तो बिल्कुल उल्टी बात है जो हम सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। कई मनोवैज्ञानिक अब मानते हैं कि हमारे दिमाग में दो तरह की प्रोसेसिंग सिस्टम्स काम करते हैं। एक है तेज, ऑटोमेटिक, सहज और भावनात्मक। दूसरा है धीमा, ज्यादा मेहनत वाला, सोच विचार कर चलने वाला और तर्कसंगत। डैनियल कहानेमन ने इसे सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहा है। सिस्टम 1 और सिस्टम 2।
और असरदार ढंग से काम करने के लिए हमें इन दोनों के बीच एक संतुलन चाहिए। भावनाएं हमें जरूरी इनपुट देती हैं, मोटिवेशन देती हैं, खतरों से आगाह करती हैं, जबकि तर्क हमें विश्लेषण करने, योजना बनाने और परिणामों के बारे में सोचने में मदद करता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो अगर भावनाएं इतनी जरूरी हैं, इतनी उपयोगी हैं, तो क्या हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं या बदल सकते हैं? आजकल बहुत बातें होती है ना कि खुश कैसे रहें, पॉजिटिव कैसे सोचें। क्या खुशी पाने के कोई शॉर्टकट हैं? कुछ हद तक हम अपनी भावनाओं पर असर डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह उनके रहमो करम पर हैं, जैसे कॉग्निटिव थेरेपी जैसी तकनीकें हैं। कॉग्निटिव थेरेपी, वो क्या है? इसमें सिखाया जाता है कि कैसे हमारे विचार हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने नकारात्मक या गलत विचारों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना सीख लें, तो हम अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बदल सकते हैं। जैसे अगर कोई सोचता है मैं किसी लायक नहीं, तो वो दुखी महसूस करेगा। थेरेपी इस विचार को बदलने में मदद कर सकती है। अच्छा, मतलब सोच बदलकर भावना बदलना। हाँ, और कुछ और दिलचस्प चीजें भी हैं, जैसे फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। फेशियल फीडबैक, चेहरे वाला? जी, इसका आइडिया ये है कि हमारे चेहरे के भाव सिर्फ हमारी भावनाओं का नतीजा नहीं होते, बल्कि वो हमारी भावनाओं को प्रभावित भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप जबरदस्ती भी मुस्कुराएं, तो शायद आपको थोड़ा बेहतर महसूस होने लगे। सच में? सिर्फ मुस्कुराने से? हाँ, कुछ स्टडीज ऐसा दिखाती हैं। शरीर और मन का कनेक्शन है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी जरूरी है। क्या? हमें बहुत ज्यादा सरल समाधानों या शॉर्टकट के झांसे में नहीं आना चाहिए। जैसे एक पुराना ख्याल है कैथार्सिस का, कि अपना गुस्सा किसी तकिए पर या चीख कर निकाल देने से अच्छा महसूस होता है। हाँ, सुना है। कहते हैं वेंटिंग जरूरी है। पर रिसर्च दिखाती है कि यह हमेशा काम नहीं करता। कई बार गुस्से का इस तरह इजहार करने से गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। आप उस भावना को और पक्का कर रहे होते हैं। तो हर भावना के लिए कोई एक सीधा साधा इलाज नहीं है। तो मतलब ये हैक्स और शॉर्टकट उतने सीधे नहीं है? बिल्कुल। यहीं पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ, ये टर्म भी बहुत सुना है। इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब भावनाओं को खत्म करना या दबाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, उन्हें सही ढंग से मैनेज करना और उन्हें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए इस्तेमाल करना। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स शामिल हैं। ओके। तो ये तर्क और भावना के बीच एक समझदार संतुलन बनाने की बात है। ये जानना कि कब अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना है, कब रुककर ठंडे दिमाग से सोचना है, कब अपनी भावनाओं को जाहिर करना है और कब उन्हें नियंत्रित करना है। समझ गया। तो ये एक स्किल है जिसे सीखा और बेहतर किया जा सकता है? हाँ, काफी हद तक। ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो क्या कहेंगे? यही कि भावनाएं बहुत जटिल चीज हैं। ये हमारी बायोलॉजी और हमारी संस्कृति दोनों से मिलकर बनती हैं। ये सिर्फ महसूस होने वाली चीजें नहीं हैं, बल्कि इनका एक गहरा विकासवादी मकसद रहा है, हमें जिंदा रखने और सामाजिक रूप से जुड़े रहने में मदद करना। सही कहा। और ये हमारी सोच, हमारी याददाश्त, हमारे फैसलों को लगातार प्रभावित करती हैं, अक्सर बिना हमें पता चले। वो तर्क की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी साथी हो सकती हैं अगर हम संतुलन बनाना सीख लें। हाँ, संतुलन, शायद यही सबसे जरूरी शब्द है। न तो भावनाओं में बह जाना, न ही उन्हें पूरी तरह नकार देना, उन्हें समझना और मैनेज करना। बिल्कुल। और जाते जाते मैं एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी, सोचने के लिए। जरूर। हमने बात की कि डर और गुस्सा जैसी बुनियादी भावनाएं बहुत पुरानी हैं, शायद हम जानवरों के साथ भी साझा करते हैं। और अपराध बोध, सहानुभूति जैसी जटिल उच्च संज्ञानात्मक भावनाएं शायद ज्यादा नई हैं, ज्यादा मानवीय हैं। तो सवाल ये है कि भविष्य में विकास या शायद टेक्नोलॉजी क्या कोई नई तरह की भावनाएं पैदा कर सकती है? नई भावनाएं टेक्नोलॉजी से, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, क्या हम कभी ऐसी भावनाएं महसूस करेंगे जो आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारे रिश्ते कैसी भावनाएं जगाएंगे, या जेनेटिक इंजीनियरिंग? ये बस एक विचार है भविष्य के बारे में सोचने के लिए। वाकई एक दिलचस्प सवाल है, इस पर सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस गहरी और रोचक बातचीत के लिए। शुक्रिया।